तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद वसी और आज हम हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड का नाम क्या है बेटा? नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में बेटा हमने जाना था कौन कौन से फैक्टर रहे, क्या क्या चीजें रही जिनसे क्या था बेटा कि लोगों के दिल में नेशनलिज्म जागा था। पहले पार्ट में हमने सीखा था नेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज रही। और आज ही हम बेटा नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आगे की पॉलिसीज वगैरह, ठीक है, और किस किस का कंट्रीब्यूशन रहा सोशलिज्म में, ठीक है, किस किस का इंडिया से कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, अब बेटे बात करते हैं सबसे पहला रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज की। किस किस की? रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी, कॉलोनी के ऊपर जो डाली। अब बेटा जो ब्रिटिशर्स थे वो आपके बहुत खुश होते थे। क्यों खुश होते थे? कि इंडियंस को नीचा दिखाकर, ठीक है, इंडियंस को मार पीट कर, इंडियंस के साथ एक रूड बिहेव करके ब्रिटिशर्स इस चीज से बहुत खुश थे बेटा। देयर वर एक्सक्लूसिव क्लब्स एंड रेलवे कोचेस फॉर यूरोपियन वेयर द एंट्री ऑफ इंडियन वाज फॉरबिडन। मतलब उनके लिए ऐसे ऐसे बेटा क्या क्या बनाए गए, क्लब्स वगैरह बनाए गए, रेलवे के डिब्बे वगैरह बनाए गए जहां पर इंडियंस का जाना वर्जित था, मतलब वो जा ही नहीं सकते। ठीक है, एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देयर वर एक्सक्लूसिव रेजिडेंशियल एरिया। और बेटा इन लोगों के लिए, यूरोपियंस के लिए रेजिडेंशियल एरियाज वगैरह बनाए गए। ठीक है, जिसे क्या बोला गया? सिविल लाइंस बोला गया, वेयर ओनली यूरोपियंस कैन लिव। वहां पर खाली यूरोपियंस ही रह सकते थे। अब थोड़ी बात करते हैं बेटा रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज की। तो बेटा उसके बाद आती है आपकी सबसे पहला जो आपका उस टाइम पे वायसरॉय था 1876 से लेकर 1880 तक, उनका नाम था लॉर्ड लिटिन। कौन? लॉर्ड लिटिन। ये बेटा बहुत ही एक जिसे बोलते हैं बहुत ही क्रूर वायसरॉय रहा उस दौर का। ठीक है, और क्या क्या बेटे क्या क्या पॉलिसीज रही? सबसे पहला एज लिमिट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब देखो बेटा सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता था पहले के टाइम पे, ब्रिटिश एरा के टाइम पे, पहले वो खाली लंदन में होता था। ठीक है, फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह हटी तो वो कहां होने लगा? लंदन में भी होने लगा और इंडिया में भी होने लगा। तो बेटा उसकी जो एज लिमिट थी, ठीक है, इन 1877 द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम वाज टू रिड्यूस फ्रॉम 21 से हटाकर 19 ला दी गई। मतलब इंडियंस के लिए और ज्यादा कंपटीशन हो गया भाई, जाहिर सी बात है 21 की एज से हटाकर सीधा 19 पे लिया है। ठीक है, ताकि इंडियंस जो है बेटा बिल्कुल ही कुछ ना कर पाए। ठीक है, दिस वाज अ कैलकुलेटेड मूव टू ruin द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियन कैंडिडेट। मतलब इंडियन कैंडिडेट हिस्सा ही लेना छोड़ दे फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? इंपीरियल दरबार। क्या? अब बेटे क्या था इंपीरियल दरबार में? क्या था आपका? था इंपीरियल दरबार इन दिल्ली 1877 में क्या हुआ बेटे? दिल्ली को सजाया गया। ठीक है, दिल्ली को सजाने के बाद पूरी दिल्ली सजा दी। किसके लिए? क्वीन विक्टोरिया के लिए। करोड़ों रुपए का खर्चा कर दिया उस टाइम पे। लेकिन ठीक है, इंसल्ट टू इंजरी फॉर वर्ल्ड हैड टाइम व्हेन मिलियंस इन साउथ इंडिया वर अफेक्टेड बाय अ टेरिबल फेमाइन। और उस टाइम पे मिलियन लाखों रुपया लगा दिया दिल्ली के ऊपर जब साउथ इंडिया में काफी लोग फेमाइन से गुजर रहे थे। ठीक है, वर्नाकुलर पेपर रिएक्टेड शार्पली अगेंस्ट द एक्ट कॉलियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लोगों ने इसे अखबार में जब छापा, मतलब काफी एक शार्पली रिएक्ट करा लोगों ने उसके खिलाफ। भाई जाहिर सी बात है, एक तरफ तो लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, पहनने को नहीं मिल रहा है, ऊपर से क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं? इंपीरियल दरबार सजा रहे हैं खाली क्वीन विक्टोरिया की वेलकम के लिए। नेक्स्ट आता है बेटा आर्म्स एक्ट। अब ये जो आर्म्स एक्ट लेकर आया गया बेटा 1878 में, इसने क्या बोला कि भाई विदाउट लाइसेंस किसी इंडियन के पास कोई भी हथियार नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, क्या कोई भी हथियार वगैरह। और वैसे ही मतलब ब्रिटिश सरकार के लिए वो चीज अलग थी कि भाई हाँ विदाउट लाइसेंस आप रख सकते हो, लेकिन इंडियंस के लिए वो चीज ठीक है अलाउड नहीं है। अगर इंडियन के पास लाइसेंस नहीं है तो वो आर्म्स मतलब हथियार नहीं रख सकता। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर पॉलिसी आती है बेटा आपकी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या होता है?
अब बेटा जो लोकल भाषा के जो अखबार वगैरह होते हैं, मतलब भाई जाहिर सी बात है कहीं पे हिंदी ज्यादा बोली जाती है, कहीं पे तमिल ज्यादा बोली जाती है, ठीक है, मतलब जिस जगह का है उसी जगह के लैंग्वेज का जो अखबार छपता है, तो उस पे ही बेटा ये लोग एक एक्ट लेकर आए थे कि अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी अखबार ब्रिटिशर सरकार, ठीक है, सरकार के लिए या ब्रिटिशर मतलब ब्रिटिश सरकार के लिए कुछ भी उल्टा सीधा छापेगा, ठीक है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसकी प्रेस वगैरह बंद कर दी जाएगी और जिसकी वो प्रेस होगी उसे जेल वगैरह में डाल दिया जाएगा, ठीक है। दिस एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट प्रिंटिंग प्रेसेस एंड इम्पोज हार्श पेनल्टी ऑन पब्लिकेशन, ठीक है, डीम्ड क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश रूल। अगर कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उल्टी चीजें छापता है तो उसके खिलाफ काफी एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इट स्पेशली टारगेटेड न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडियन लैंग्वेज, और ये किसके लिए था, जो इंडियन लैंग्वेज में अखबार छपते हैं, व्हाइल इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिकेशन वर एग्जाम। इंग्लिश लैंग्वेज वाले इतना वो नहीं थे, ठीक है। अब आता है बेटा नेक्स्ट एल्बर्ट बिल, ठीक है। एल्बर्ट बिल के अंदर क्या था बेटा, एल्बर्ट बिल के अंदर ये बोला गया था कि इंडिया के जज जो है यूरोपियन क्रिमिनल वगैरह को भी अब उनका केस सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगर कोई सजा का हकदार है तो इंडियन जज भी उन्हें सजा दे सकता है, ठीक है। अब भाई जाहिर सी बात है, अब जज तो जज होता है, चाहे वो ब्रिटिशर्स का हो या फिर इंडियंस का हो, लेकिन लोगों ने इसे क्या करा गया बेटा, ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1883 बाय द ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड रिपन, ठीक है। द बिल सॉट द रिमूव द रेशियल बार इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, की मतलब चाहे कोई भी क्रिमिनल हो, ठीक है, उसे इंडिया का जज भी सजा दे सकता है और यूरोपियन जज भी, ठीक है, जो थे, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर जज जो थे वो भी सजा दे सकते हैं। व्हिच प्रिवेंटेड Indian judge for trying European defendant. The bill was met with the fierce opposition European community in India, और यूरोपियन कम्युनिटी ने इसके खिलाफ रिवोल्ट वगैरह करा था, तो इसके चक्कर में बेटा गवर्नमेंट अल्टीमेटली विड्रॉ द बिल एंड नेगोशिएटेड अ कॉम्प्रोमाइज, और यूरोपियन कम्युनिटी के साथ उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था, ठीक है। तो बेटा ये तो पॉलिसी रही, अब आगे देखते हैं जरा, ठीक है। उसके बाद आए बेटा आपके ये तो रिप्रेसिव कॉलोनियल आपके मूवमेंट वगैरह रहे, ठीक है, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज वगैरह रही। उसके बाद बेटे सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स मूवमेंट, ठीक है, सोशियो रिलीजियस, सोशियो मतलब सोसाइटी से जुड़ा हुआ, रिलीजियस से जुड़ा हुआ, रिफॉर्म मूवमेंट। सबसे पहले बेटे औरबिंदो सेड इट वाज अ रिलीजन फॉर दैट सोल ऑफ इंडिया वोक एंड ट्रायम्फ। द 19th century saw a series of religious and social reformer movement, कि भाई औरबिंदो क्या बोलते हैं अपने, औरबिंदो ये बोलता है बेटा कि वो रिलीजन ही था जिसके कारण लोगों इंडियंस की सोल जगी थी और जीती थी, ठीक है। अब बेटे 19th सेंचुरीज में क्या था, सॉ अ सीरीज ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय, बेटे राजा राम मोहन रॉय के बारे में आप सबने पहले भी सुना होगा, ये एक कंट्रीब्यूटर थे जिन्होंने काफी चीजें अच्छी करी थी इंडियंस के लिए। तो बेटा राजा राम मोहन रॉय हेराल्डेड द कमिंग ऑफ मॉडर्न एज इन इंडियन हिस्ट्री, मतलब क्या बोला जाता है कि भाई राजा राम मोहन रॉय की वजह से ही इंडिया में एक मॉडर्न एज आ पाया है। द ब्रह्मो समाज, ठीक है, क्या स्टैब्लिश करा था बेटा इन्होंने, ब्रह्मो समाज स्टैब्लिश इन 1828। कब हुआ था ये, 1828 में। वॉज नॉट मेरली अ रिलीजियस मूवमेंट, ये खाली कोई रिलीजियस ही मूवमेंट नहीं था बच्चे, इट ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट्स प्रोग्राम मैटर ऑफ, ये सोशल मैटर और पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए भी बनाया गया था। मतलब ये खाली रिलीजियस के लिए, रिलीजियस मूवमेंट के लिए नहीं था, ये सोशल और पॉलिटिक्स के लिए भी था। इट ब्रॉट अ न्यू अवेकनिंग इन इंडिया, जिसने इंडिया को अवेकन करा था, ठीक है, इंडिया
उसके बाद बेटा हिज अप्रोच टू रिलीजन, रिलीजन के मामले में उनकी क्या सोच थी। राजा राम मोहन रॉय वाज अ ग्रेट ह्यूमैनिस्ट, मतलब वो एक बहुत बड़े क्या थे, ह्यूमैनिस्ट थे, ठीक है। ही स्ट्रेस्ड द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, वो मतलब हर रिलीजन की यूनिटी में माना करते थे, ठीक है। वो हर रिलीजन को एक नजर से देखा करते थे। राजा राम मोहन रॉय वो इंस्पायर्ड बाय द मोनोथिज्म ऑफ इस्लाम, मतलब मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, मोनोथिज्म का मतलब होता है कि एक गॉड की ही प्रे करना, ठीक है। मतलब मूर्ति पूजन वगैरह को इन्होंने मना करा, डिनाई करा। तो बेटे ये इस्लाम से बहुत इंस्पायर हुए थे मोनोथिज्म की वजह से, और ये ठीक है यूनिटी ऑफ गॉड हैड द एथिकल, और ये किस किस की टीचिंग करते थे, टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड सबलाइम डॉक्टर, और किस किस की डॉक्ट्रिन्स, अपने शर्ट्स वगैरह की, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा सोशल रिफॉर्म, इनके सोशल रिफॉर्म क्या क्या रहे, द ब्रह्मो समाज जो बनाया गया था बेटा, अटैक द कास्ट सिस्टम, ठीक है। भाई इंडिया में आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा होगा कि भाई जब लेटर वैदिक वगैरह पीरियड भी पढ़ा होगा तो 4 कास्ट थी हमारे पास, कौन कौन सी, ब्राह्मण, शूद्राज, क्षत्रियाज और एक और थी, ठीक है। तो बेटे इन्होंने क्या था, डायरेक्ट जो था कास्ट सिस्टम पे, कि कोई कास्ट बड़ी नहीं होती, कोई कास्ट छोटी नहीं होती। द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा शादियां करना, ठीक है। पॉलीगैमी के लिए भी इन्होंने वो उठाए थे, चाइल्ड मैरिज वगैरह के लिए भी, और सती सिस्टम के लिए भी। सती सिस्टम क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, सती सिस्टम में जब किसी औरत का पति मरता था तो उसे औरत को जिंदा उसके ऊपर ही जला दिया जाता था और वो सती माता बन जाती थी, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड हिज एंटी-सती क्रूसेड इन 1818, इट वाज 1829 दैट द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज मेड इलीगल इन इंडिया, और उन्हीं की बेटा, उन्हीं की कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ, 1829 में सती प्रथा जो है इलीगल हो गई थी, बैन हो गई थी इंडिया में। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डिनाइंग वुमेन द राइट टू प्रॉपर्टी, पहले के टाइम में जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह होती थी वो सब लड़के को दे दिया जाता था, तो उन्होंने उस चीज के लिए भी बेटा प्रोटेस्ट किया था। These social reform he believed were necessary for political advancement and happiness of the people of India, और ये बिलीव करते थे बेटा कि ये जो पॉलिटिकल एडवांसमेंट वगैरह है, ठीक है, इसी से ही इंडिया के लोग खुश रह सकते हैं अगर हम इन सब के ऊपर इन सब चीजों को फॉलो करें। क्या क्या था बेटा, कास्ट सिस्टम को डिनाई किया, पॉलीगैमी को डिनाई करा, चाइल्ड मैरिज को डिनाई करा, और सती सिस्टम को डिनाई करा, जो कि बहुत ही बड़े सोशल इविल थे उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, ठीक है, लिबर्टी राइट्स एंड फ्री प्रेस, इनका क्या वो था, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय कुड सी द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब बेटे राजा राम मोहन रॉय जो थे वो इंग्लिश एजुकेशन, वो जो वेस्टर्न एजुकेशन वो लेकर आए थे, उसकी इंपॉर्टेंस वो समझते थे। और इंस्पेड ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश राजा राम वाज अ स्टॉन्च नेशनलिस्ट, मतलब वो ब्रिटिशर्स के साथ भी थे लेकिन एक कट्टर राष्ट्रवादी भी थे वो, ठीक है। ही रिगार्डेड लिबर्टी एज अ प्राइसलेस पोजीशन, उन्होंने लिबर्टी को क्या है, प्राइसलेस पोजीशन कहा है, मतलब प्राइसलेस पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा, अमूल्य संपत्ति। लिबर्टी को क्या बोला गया, अमूल्य संपत्ति फॉर एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। देयर एग्जिस्टेड मैनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन दोज डेज। अब बेटे उस टाइम पे क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह आ ही रखा था, ठीक है। बट राजा राम मोहन रॉय ने बंगाली में अखबार स्टार्ट करा जिसका नाम था बेटा संवाद कौमुदी 1821, ठीक है। और उसके बाद बेटा पर्शियन पेपर, पर्शियन लैंग्वेज में स्टार्ट करा अमीरातुल अखबार, ठीक है बेटा। ये दो इनके क्या थे, ये दो उनके अखबार थे, ठीक है। बंगाली के लिए कौन सा था, संवाद कौमुदी, और पर्शियन के लिए, पर्शियन लैंग्वेज में कौन सा था, अमीरातुल अखबार। उसके बाद बेटे वो इकोनॉमिक आइडियाज में क्या क्या, इकोनॉमी से रिलेटेड वो क्या क्या चाहते थे बेटा, राजा राम मोहन रॉय वाज सिंपैथेटिक टू द कॉज ऑफ पुअर पीजेंट, मतलब पुअर पीजेंट के लिए वो बहुत ही सहानुभूत, मतलब एक टाइप से सिंपैथेटिक का मतलब क्या, सहानुभूति, मतलब एक टाइप से फिक्रमंद रहते थे, ठीक है। ही वांटेड द मिलिट्री बजट टू रिड्यूस सो द मोर फंड वर अवेलेबल फॉर द एक्टिविस्ट कंसर्न्ड विद द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द पीपल। वो क्या चाहते थे बेटा, अब देखो
जितना भी आपका इंडिया से जाता था, ठीक है, जितनी भी इंडिया की वेल्थ थी, लाइक आपका जितने भी टैक्सेस वगैरह थे, जितने भी ये मतलब अलग अलग टैक्सेस के फॉर्म में पैसा लेते थे, ठीक है, और साथ में मतलब जितने भी ये लोग रेंट वगैरह लेते थे वो सब किस में लगाते थे, ये लोग मिलिट्री में लगाते थे। अब राजा राम मोहन रॉय की सोच ये थी बेटा कि मैं मिलिट्री की, ये लोग मिलिट्री से हटाकर हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान दे, उस चीज के लोगों के हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान दे, ठीक है। और इसके लिए बेटा 1830 में ये एक कमेटी में सेलेक्ट हुए थे और कहां तक गए थे, इंग्लैंड भी गए, और वहां जाकर इन्होंने ये अपनी इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह वहां के लोगों को बताई थी, ठीक है। उसके बाद बचे, नेक्स्ट आता है बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फूले। ये भी एक क्या थे बेटा, कंट्रीब्यूटर थे, ठीक है। ज्योतिबा फूले वाज बोर्न इन 1827 इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कहां बोर्न हुए थे बेटा, सतारा डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहां पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में, ठीक है। द फैमिली अर्न देयर लिविंग बाय ग्रोइंग फ्लावर एंड वेजिटेबल, ठीक है। इनकी जो फैमिली थी वो कैसे चलती थी, फूल वगैरह उगाकर और वेजिटेबल वगैरह उगाकर। दे वर मालीज, और ये कौन से थे, क्या करते थे, ये माली थे, ठीक है, गार्डनर्स बाय कास्ट एंड हैज केम टू बी नोन एज फूले फ्लोरिस्ट, मतलब जो फूल वगैरह बेचता है। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या थे। ज्योतिबा फूले वाज हाईली एडमायर्ड सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी। इन्होंने क्या क्या करा था बेटा, सबसे पहला अपलिफ्टिंग लोअर कास्ट, मतलब मैंने पहले ही बताया बेटे कि राजा राम मोहन रॉय जी ने भी क्या करा था, लोअर कास्ट के ऊपर डायरेक्ट अटैक करा था, कास्ट सिस्टम के ऊपर अटैक करा था, ठीक है। अपलिफ्टिंग लोअर कास्ट, द कास्ट स्ट्रक्चर वाज टू हिम स्लेवरी, ठीक है, जो कास्ट सिस्टम था उनके लिए क्या था, स्लेव था, बंदी थे। हिज बुक गुलामगिरी, उनकी एक बुक थी बेटा जिसका नाम क्या लिखा हुआ था, गुलामगिरी, स्लेवरी, फोकस्ड ऑन द ब्राह्मण डोमिनेशन एंड द पॉवर्टी, हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस व्हिच द लोअर कास्ट वर फेसिंग। और इनकी वो जो बुक थी गुलामगिरी, उसके अंदर बेटा कि जो आपके, ठीक है, कौन, ब्राह्मण डोमिनेशन वगैरह है और जो गरीबी वगैरह है, कैसे लोअर कास्ट उसे फेस कर रहे हैं, उनके बारे में लिखा हुआ था। फूले स्ट्रांगली फेल्ट दैट ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दलित whom he called शूद्रास और अति शूद्रास, क्या बोला जाता था दलितों को, शूद्रास और अति शूद्रास, could be solved if proper education was provided to them। और वो ये बोलते थे बेटा कि दलित, अब ये जो आपका कास्ट सिस्टम है ये तभी हट सकता है जब लोग क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, जेंडर जस्टिस। फूले क्या बोलते थे बेटा, जेंडर जस्टिस में क्या आता है, फूले सेड दैट द वुमेन वर सुपीरियर टू मेन, ठीक है, कि जो वुमेन है वो ज्यादा सुपीरियर है किससे, मैन से, बिकॉज दे बोर चिल्ड्रन एंड नर्स देम, मतलब वो बच्चा पैदा भी करती हैं और उनका पालन पोषण भी करती हैं। मैन कीप देयर वुमेन अनएजुकेटेड, मैन जो है अपनी वुमेन को अनएजुकेटेड ही रखता है, क्यों, बिकॉज सो दे नेवर क्वेश्चन ऑफ देयर डोमिनेशन, ताकि वो कभी जो मर्द कर रहा है उसके ऊपर कभी क्वेश्चन ना उठाए। फुल एस्टैब्लिश इन 1858 वन ऑफ द फर्स्ट गर्ल स्कूल इन इंडिया, 1848 में बेटा ज्योतिबा फूले ने, ठीक है, पहला स्कूल सेटअप करा था इंडिया में। ही सेटअप एन ऑर्फनेज, उसके बाद बेटा ऑर्फनेज 1854 में, टू प्रोवाइड शेल्टर टू पुअर विडोज एंड देयर चिल्ड्रन, जहां पे मतलब गरीब रह सके, विडोज रह सके, ठीक है, जिसका कोई नहीं है वो ऑर्फनेज में रह सके। ही also founded a number of school for girls and the lower caste, ठीक है, क्या क्या, the Mahars and the monks मतलब बहुत सारे स्कूल वगैरह इन्होंने बनाए, ठीक है, किसके लिए, गर्ल्स के लिए और लोअर कास्ट के लिए, ताकि वो लोग एजुकेटेड हो और आगे तरक्की करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, क्या आता है, सत्यशोधक समाज, ठीक है, क्या बनाया गया, सत्यशोधक समाज बनाया गया। फूले फाउंडेड द सत्यशोधक समाज, सोसाइटी ऑफ द सीकर्स ऑफ ट्रूथ। सीकर्स ऑफ ट्रूथ का मतलब क्या होता है बेटा, जो लोग सत्य की खोज करते हैं,
ऑन 24 सितंबर 1873। कब? 1873 में द सोसाइटी एंडेवर टू मिटिगेट द डिस्ट्रेस एंड सफरिंग ऑफ दलित एंड वुमेन। मतलब यहाँ पे जो दलित और वुमेन के बारे में क्या मतलब जो भी सफरिंग से वो गुजर रहे हैं, जो भी हालात से वो गुजर रहे हैं, उनके बारे में सुना जाता था। और उनकी जो बीवी थी जिसका नाम था सावित्री बाई, वो हेड थी, ठीक है, इस सोसाइटी की। दूसरा, कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, ब्रिटिश का चरित्र वगैरह, ठीक है। फूले प्रेज द ब्रिटिश रूल बिकॉज इट गेव इंडियन द टूल विद विच फाइट सोशल इनजस्टिस। मतलब वो ज्योतिबा फूले जो थे बेटा, ब्रिटिश को वो प्रेज करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने इंडियंस को हथियार दिया था लड़ने के लिए। इट्स इज हाउएवर हार्टनिंग टू फाइंड फूले मेंशन इन हिज बुक गुलामगिरी दैट इफ इट वर द फार्मर्स ऑन हुज लेबर द गवर्नमेंट इट्स आर्म्स सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द वाइट डिपेंड। अब बेटे उनकी जो बुक थी गुलामगिरी, उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा था कि वो किसान ही है जिनकी वजह से, ठीक है, ब्रिटिशर्स की सरकार चल रही है, उनकी आर्मी चल रही है और इनकी सैलरीज और पेंशन वगैरह जा रही है। अकॉर्डिंग टू फूले व्हेन द फार्मर एजुकेट देमसेल्फ, जब फार्मर अपने आप को एजुकेट करेंगे एंड कैरी वेस्ट ऑन देयर शोल्डर, अपने शोल्डर पे कोड़े लेकर चलेंगे, द इंग्लिश विल हैव स्क्रीम, तो क्या अंग्रेज डरेंगे एंड येल फ्ली एंड द कंट्री, और इस देश से भागेंगे। बच्चे, आई होप आप लोगों को इतना टॉपिक समझ आया होगा आज का, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे का पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह कैसे फॉर्म हुई है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स के क्या क्या रिस्पॉन्स रहे, कैसे उन्होंने वर्क करा। तब तक के लिए बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ध्यान से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।